नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। हजारीबाग में बच्चे की बेरहमी से पिटाई करने वाला गिरफ्तार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिया था संज्ञान। हजारीबाग पुलिस ने नाबालिग बच्चे के साथ मारपीट करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। घटना बरही थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिनगर की है। दरअसल क्रिकेट खेलने के दौरान बच्चों के बीच हुई मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया था। जानकारी के मुताबिक घर के पास स्थित खेत में क्रिकेट खेलते समय दो बच्चों के बीच नोकझोंक हो गई थी। इसी दौरान एक बच्चे के चाचा ने गुस्से में आकर दूसरे बच्चे के साथ मारपीट कर दी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बच्चे के साथ मारपीट करने वाला आरोपी आलोक गुप्ता है। इधर घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। वहीं पीड़ित बच्चे की मां ने इस मामले में बरही थाने में लिखित रूप से शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं इस घटना पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इस मामले में अविलंब संज्ञान लेने का आदेश निर्गत किया। ट्रेन में ज्यादा सामान ले जाने पर अब लगेगा शुल्क। रेलवे ने सख्ती बरतने की तैयारी की। भारतीय रेलवे ने ट्रेन यात्राओं के दौरान तय सीमा से अधिक सामान ले जाने को लेकर एक बार फिर से सख्ती करने की तैयारी की है। रेलवे अधिनियम 1989 के तहत पहले से मौजूद नियमों को अब चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। ये व्यवस्था वर्ष 2025 के अंत तक अलग अलग रेल मंडलों में शुरू हो सकती है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार हर यात्री को अपनी श्रेणी के अनुसार एक निश्चित वजन तक ही सामान मुफ्त ले जाने की अनुमति होगी। तय सीमा से अधिक सामान लाने पर यात्रियों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा। वहीं यदि कोई यात्री बिना बुकिंग कराए अधिक सामान लेकर यात्रा करता हुआ पाया गया तो उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तय सीमा से अधिक सामान यात्री दो तरीकों से ले जा सकते हैं। पहला, कोच के भीतर रखे गए अतिरिक्त सामान पर निर्धारित दर से लगभग 1.5 गुना शुल्क देकर, और दूसरा, अधिक सामान को ब्रेक वैन में बुक कराकर भेज सकते हैं। यदि कोई यात्री बिना बुकिंग के तय सीमा से अधिक सामान लेकर यात्रा करता पकड़ा गया तो उससे सामान शुल्क के अलावा 6 गुना तक जुर्माना भी वसूला जा सकता है। रेलवे का कहना है कि इस फैसले से कोचों के अंदर रास्ते साफ रहेंगे, यात्रियों को बैठने और चलने में होने वाली परेशानी कम होगी और डिब्बों को गोदाम की तरह इस्तेमाल किए जाने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। रेलवे का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा दोनों को बेहतर बनाना है। ईडी समन मामला, सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, अगली तारीख तय। ईडी समन से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। सीएम की ओर से ईडी समन मामले में दर्ज शिकायतवाद पर रांची सिविल कोर्ट के सीजेएम द्वारा संज्ञान लेने को चुनौती दी गई है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में सीएम की ओर से मामले को रद्द करने का आग्रह किया गया है। अधिवक्ता दीपांकर रॉय ने बताया कि जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने सुनवाई के दौरान केस से संबंधित तमाम दस्तावेज पेश करने को कहा। इस पर सीएम के अधिवक्ताओं की ओर से दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई, लिहाजा कोर्ट ने आग्रह को स्वीकृत करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 15 जनवरी तय की है। दरअसल ईडी के समन मामले में ही 6 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची की विशेष अदालत में पहुंचे थे। उन्होंने एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश सार्थक शर्मा की अदालत में 7-7 हजार के 2 बेल बॉन्ड भरे थे। इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से पक्ष रखने वाले अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने बताया था कि इस केस में हाईकोर्ट के निर्देशानुसार आगे मुख्यमंत्री को कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं होना पड़ेगा। बता दें कि ईडी ने जमीन से जुड़े एक मामले में सीएम हेमंत सोरेन को एक के बाद एक कुल 10 समन भेजा था। इस आधार पर सीएम से 2 बार पूछताछ हुई थी। दूसरी बार पूछताछ के दौरान 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार कर लिया था। करीब 5 माह तक न्यायिक हिरासत में रहने के बाद हेमंत सोरेन को जमानत मिली थी। इस मामले में सीएम के डिस्चार्ज पिटीशन पर मंगलवार को रांची की विशेष अदालत में आंशिक सुनवाई हुई थी। इस पर कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। स्वास्थ्य विभाग में नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा, सिविल सर्जन के नाम पर पैसे की मांग, एफआईआर दर्ज। स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति के नाम पर फर्जीवाड़ा और पैसा वसूली का मामला सामने आया है। फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों ने स्वास्थ्य विभाग में बहाली के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र जारी किया है और सिविल सर्जन के नाम पर पैसे की उगाही भी की है।
मामला सामने के बाद पलामू सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव ने मेदिनीनगर टाउन थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। जिस मोबाइल नंबर से नियुक्ति पत्र देने और पैसे की मांग की गई थी, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। दरअसल पलामू में कुछ महीनों पहले एएनएम, जीएनएम, फार्मासिस्ट समेत कई पदों पर अनुबंध पर बहाली हुई है। पलामू स्वास्थ्य विभाग ने बहाली की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। इस बहाली से जुड़े अभ्यर्थियों से व्हाट्सएप कॉल और मैसेज से पैसे की मांग की जा रही है। कई अभ्यर्थियों को फर्जी नियुक्ति पत्र देने की बात सामने आई है। इस संबंध में पलामू सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि बहाली की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। फर्जी नियुक्ति पत्र देने के बाद पैसे की मांग के लिए सिविल सर्जन के नाम का सहारा लिया गया था, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं मामले में मेदिनीनगर टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि सिविल सर्जन के आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस पूरे मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई इलाकों में छापेमारी कर रही है। झारखंड में पेसा नियमावली लागू नहीं होने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, सचिव को मंगलवार तक टाइम फ्रेम का निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने अब तक पेसा नियमावली लागू नहीं करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार को अगले मंगलवार तक टाइम फ्रेम करने को कहा है। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि सुनवाई के दौरान सचिव की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मामला कैबिनेट को भेजा जा चुका है। याचिकाकर्ता की ओर से अभिषेक रॉय, ज्ञानंत कुमार सिंह और अजीत कुमार ने दलील पेश की। मामले की अगली सुनवाई 23 दिसंबर को तय की गई है। बता दें कि पेसा नियमावली लागू नहीं होने पर आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने 9 सितंबर को राज्य में बालू और लघु खनिज के आवंटन पर रोक लगा दी थी। राज्य सरकार की ओर से 4 दिसंबर को रोक का हटाने का दोबारा आग्रह किया गया था, लेकिन खंडपीठ ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। पूर्व की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने विभागीय सचिव से पूछा था कि जनहित याचिका में आदेश पारित हुए 13 माह से अधिक समय बीतने के बाद भी अब तक पेसा नियमावली लागू क्यों नहीं की गई है। पूर्व की सुनवाई के दौरान आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने खंडपीठ को बताया था कि बालू की नीलामी करने का राज्य सरकार का फैसला गैर कानूनी था, क्योंकि संसद द्वारा 1996 में बनाए गए पेसा एक्ट की वजह से मौजूदा नियम लागू नहीं होते। पेसा एक्ट में ग्राम सभाओं की सहमति जरूरी है, लिहाजा राज्य सरकार द्वारा पेसा नियम लागू करने के बाद ही ग्राम सभाएं बनाई जा सकती हैं। शिकंजे में समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय का लिपिक एसीबी ने रिश्वत लेते गिरफ्तार। संथाल परगना एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जामताड़ा जिला के झारखंड शिक्षा परियोजना के समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय के लिपिक सौरभ कुमार को 6,000 रुपया रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सौरभ रासबिहारी झा नामक संकुल साधन सेवी से मानदेय भुगतान की स्वीकृति पत्र देने के लिए रुपये ले रहे थे। टीम ने गिरफ्तार लिपिक को दुमका स्थित एसीबी कार्यालय लेकर पहुंची। दरअसल रासबिहारी झा, जो जामताड़ा जिला के नाला प्रखंड स्थित झारखंड शिक्षा परियोजना अंतर्गत संकुल साधन सेवी के रूप में कार्यरत हैं, उनके मानदेय भुगतान की स्वीकृति पत्र देने को लेकर जामताड़ा स्थित समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय के लिपिक सौरभ कुमार ने 8,000 रुपये का रिश्वत की मांग की थी। रासबिहारी झा रिश्वत देना नहीं चाहते थे, इस वजह से उन्होंने दुमका जाकर एसीबी कार्यालय में इसकी शिकायत की, जिसमें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो दुमका थाना संख्या 4/25 दर्ज किया गया। केस होने के बाद एसीबी टीम के द्वारा मामले का सत्यापन कराया गया। इस सत्यापन में आरोपी सौरभ कुमार के द्वारा 8,000 रुपये घूस मांगने की पुष्टि हुई। इसमें 6,000 काम करने से पहले और 2,000 काम होने के बाद की डिमांड थी। दुमका एसीबी के डीएसपी में कहा कि लिपिक सौरभ कुमार के द्वारा रिश्वत मांगे जाने की शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की गई है। जामताड़ा स्थित समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय से सौरभ कुमार को 6,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सौरभ कुमार द्वारा आवेदक रासबिहारी झा को आज गुरुवार को रिश्वत की पहली किश्त 6,000 रुपये के साथ समग्र शिक्षा अभियान जामताड़ा कार्यालय बुलाया गया था। इधर एसीबी ने अपनी टीम के साथ जाल बिछाया और 6,000 रुपये रिश्वत लेते सौरभ कुमार को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय बॉलीवुड फिल्म मुर्गा ट्रॉफी की टीम ने सीएम से की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय बॉलीवुड फिल्म मुर्गा ट्रॉफी की टीम ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री से फिल्म के डायरेक्टर शशि वर्मा ने झारखंड में फिल्म निर्माण की संभावनाओं से जुड़ी कई पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की। मौके पर फिल्म प्रोड्यूसर सुजीत उपाध्याय, चंदन आनंद, विजयलक्ष्मी, को प्रोड्यूसर जयराम महतो उपस्थित रहे।
रांची के 27 केंद्रों में 20 दिसंबर को सहायक लोक अभियोजक परीक्षा 200 मीटर के दायरे में रहेगी निषेधाज्ञा। रांची के 27 परीक्षा केंद्रों पर आगामी 20 दिसंबर को झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा आयोजित सहायक लोक अभियोजक सीधी भर्ती की प्रतियोगिता परीक्षा होने वाली है। परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। नकल मुक्त और शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 20 दिसंबर को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा यानी धारा 144 लागू रहेगी। ये आदेश रांची के अनुमंडल दंडाधिकारी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 163 के तहत जारी किया है। गिरिडीह में एसीबी की कार्रवाई, राजस्व उप निरीक्षक और दलाल रिश्वत लेते गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस ने साइबर नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से गुप्त सूचना मिली थी कि ताराटांड जाने वाली मुख्य सड़क पर उसरी नदी पुल के समीप झाड़ियों में कुछ युवक बैठकर मोबाइल फोन के जरिए ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं। सूचना के सत्यापन के बाद साइबर डीएसपी आबिद खां के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हो गई है। दोनों जमुआ थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव के रहने वाले हैं। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि वे फोन पे व गूगल पे जैसे ऑनलाइन भुगतान ऐप पर सक्रिय यूपीआई खातों की जानकारी निकालते थे। बाद में उन नंबरों पर कॉल कर खुद को वित्तीय संस्था या ग्राहक सेवा केंद्र का प्रतिनिधि बताकर लोगों से ठगी करते थे। रांची रेलवे स्टेशन से 14 किलो गांजा बरामद, महिला सहित 3 तस्कर गिरफ्तार। रेलवे सुरक्षा बल और फ्लाइंग टीम की संयुक्त कार्रवाई में रांची रेलवे स्टेशन से अवैध मादक पदार्थों की बड़ी खेप पकड़ी गई है। रेल पुलिस ने 14 किलो गांजा बरामद किया है। साथ ही एक महिला तस्कर सहित 3 को गिरफ्तार किया है। रेल पुलिस के द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार कमांडेंट पवन कुमार के निर्देशानुसार आरपीएफ रांची द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में ट्रेन मौर्य एक्सप्रेस के कोच संख्या S3 की जांच की गई, जहां 3 संदिग्ध यात्री 2 पुरुष और 1 महिला 3 बैग के साथ बैठे मिले। पूछताछ में तीनों ने बताया कि तीनों बैग उनके ही हैं, लेकिन उनमें रखे सामान के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दिया। आगे पूछताछ पर एक व्यक्ति ने स्वीकार किया कि बैग में गांजा है। इसके बाद तीनों को उनके बैग सहित प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उतारा गया। मौके पर पहुंचे सहायक सुरक्षा आयुक्त अशोक कुमार सिंह की देखरेख में जब्त किए गए पदार्थ की डीडी टेस्ट किट से जांच की गई, जिसमें गांजा होने की पुष्टि हुई। कुल 14 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 7 लाख रुपए आंकी गई। सोनी देवी के बैग से 3 पैकेट गांजा बरामद हुए। बिट्टू कुमार के बैग से 6 पैकेट गांजा मिले। प्रमोद प्रसाद सौंडिक के बैग से 5 पैकेट गांजा बरामद हुए। सभी पैकेट प्लास्टिक में लिपटे हुए थे। बरामद पदार्थ का परीक्षण डीडी टेस्ट किट से किया गया, जो पॉजिटिव पाया गया। जांच में गांजा होने की पुष्टि हुई। आरपीएफ ने बरामद गांजा और आरोपियों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए जीआरपी को सुपुर्द कर दिया है। गिरफ्तार तस्करों ने बताया है कि वे लोग संबलपुर से गांजा की खरीद करके मुरी स्टेशन पर उतरने की प्लानिंग किए हुए थे। मुरी से दूसरी ट्रेन पकड़कर बिहार जाने की योजना थी। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद छत्तीसगढ़ के कारोबारी अनवर ढेबर से एसीबी ने की पूछताछ। झारखंड शराब घोटाला केस में एसीबी ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी अनवर ढेबर से पूछताछ की। कोर्ट की अनुमति के बाद एसीबी की टीम ने रायपुर जेल में बंद अनवर ढेबर से पूछताछ की। इस पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। अनवर ढेबर छत्तीसगढ़ के तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में हुए शराब घोटाला केस में भी आरोपी है। छत्तीसगढ़ का घोटाला आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी अरुणपति त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के अवैध सिंडिकेट के जरिए घोटाला हुआ है। आरोपों के मुताबिक साल 2019 से 2022 तक सरकारी शराब की दुकानों से अवैध शराब को डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर बेचा गया, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। वहीं झारखंड में मैन पावर सप्लाई करने वाली कंपनी और शराब के होलसेल स्टॉक करने वाली कंपनियों को करोड़ों रुपए के भुगतान और फर्जी बैंक गारंटी के जरिए टेंडर देने का आरोप है। कारोबारी की हत्या के लिए तय हुई थी 3 लाख की सुपारी। रांची पुलिस ने शूटर को किया गिरफ्तार। सीमेंट और छड़ कारोबारी राधेश्याम साहू की हत्या के लिए 3 लाख की सुपारी तय हुई थी, जिसके बाद अपराधियों ने कारोबारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, लेकिन अपराधी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए थे। लगभग 2 महीने बाद रांची पुलिस के द्वारा वारदात में शामिल एक शूटर को गिरफ्तार किया गया है। कारोबारी राधेश्याम साहू पर फायरिंग करने वाले शूटर चंदन कुमार को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रांची पुलिस के द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार 15 अक्टूबर को रांची के कठल मोड़ पास स्थित शांभवी एंटरप्राइजेस के मालिक राधेश्याम साहू पर उनके दुकान के पास 2 अज्ञात अपराधियों के द्वारा अंधाधुंध फायरिंग कर जानलेवा हमला किया गया था।
इस हमले में राधेश्याम साहू गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मामले की तहकीकात पुलिस के द्वारा लगातार जारी थी। इसी कड़ी में फायरिंग करने वाले एक शूटर चंदन कुमार को गिरफ्तार किया गया है। रांची पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कांड को सुलझाने के लिए बनाई गई एसआईटी को ये जानकारी मिली थी कि चंदन कुमार धनबाद से वापस अपने घर भुरकुंडा जा रहा है, जिसके बाद कार्यवाही करते हुए उसे रास्ते में ही दबोच लिया गया। गिरफ्तारी के बाद शूटर चंदन कुमार ने पुलिस की पूछताछ में ये बताया है कि उसे कारोबारी की हत्या के लिए 3 लाख की सुपारी मिलने वाली थी। एडवांस के तौर पर 50,000 मिले थे, जिसके बाद उसने अपने एक साथी के साथ वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने ये खुलासा नहीं किया है कि किस व्यक्ति के द्वारा कारोबारी को जान से मारने के लिए सुपारी दी गई थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार शूटर के द्वारा मुख्य साजिशकर्ता का नाम भी बताया गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। उसकी गिरफ्तारी होने के बाद ही रांची पुलिस के द्वारा पूरे मामले का विधिवत खुलासा किया जाएगा। 15 अक्टूबर की सुबह राधेश्याम साहू हर दिन की तरह अपनी दुकान शांभवी एंटरप्राइजेज के पास खड़े थे। इसी दौरान बाइक सवार 2 अपराधियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। राधेश्याम साहू को गोली मारने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए थे। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने किसी तरह घायल राधेश्याम को अस्पताल पहुंचाया। अपराधियों ने राधेश्याम साहू को आधा दर्जन के करीब गोलियां मारी थीं, लेकिन उनकी किस्मत उनके साथ थी और वे इस बड़े हमले में भी बाल बाल बच गए। दिल्ली ने देखी रांची के बच्चों की कला, वीर रंग पेंटिंग प्रदर्शनी में दिखाया भारतीय सेना का शौर्य। रांची के स्कूली बच्चों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर बनाए गए पेंटिंग की प्रदर्शनी का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से, केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री टोखन साहू, झारखंड भाजपा अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश भी मौजूद रहे। ये राष्ट्रीय प्रदर्शनी ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सैन्य बलों की वीर गाथा पर आधारित है। रांची सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बताया कि रांची के 50 विद्यालयों के 20,235 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था और ऑपरेशन सिंदूर थीम पर अपनी कल्पना और भारतीय सेना के पराक्रम को लेकर पेंटिंग बनाई थी। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना के अदम्य साहस और पराक्रम को हमारे बच्चों ने बहुत ही भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया है। ये प्रदर्शनी देश की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध सैनिकों के प्रति हमारे सामूहिक सम्मान और वीरों को समर्पित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रांची के बच्चों के द्वारा बनाई गई पेंटिंग की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और उन्हें अपना आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के इस कार्य की सराहना करते हुए कहा कि संजय सेठ के द्वारा ये एक अद्भुत कार्य किया गया है, इससे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। इस प्रकार के कार्य के लिए उन्होंने संजय सेठ को बधाई भी दी। गढ़वा में बिना काम किए ही निकाल लिए 15वें वित्त योजना से पैसे, डीसी ने दिए जांच के आदेश। गढ़वा जिले के रंका प्रखंड की चुटिया पंचायत में 14वें और 15वें वित्त आयोग की योजनाओं में एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। पूर्व मुखिया और ग्रामीणों ने मौजूदा मुखिया और उनके पति पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। इस मामले में डीसी से भी शिकायत की गई है। चुटिया पंचायत के पूर्व मुखिया मिथिलेश यादव के अनुसार गांव में एक जल मीनार लंबे समय से खराब पड़ी है। ग्रामीणों को उम्मीद थी कि जल मीनार लगने से उनकी पानी की समस्या हल हो जाएगी, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक जल मीनार की मरम्मत के नाम पर 72,000 रुपए की अवैध निकासी की गई है, जबकि पंचायत में लगभग 20 से 25 जल मीनार लगाई गई हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विधायक फंड से पहले से बनी सड़क के लिए 15वें वित्त आयोग के फंड से भी 3 लाख रुपए अवैध रूप से निकाले गए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भौरी गांव में एक बांध के लिए आवंटित फंड का भी दुरुपयोग किया गया। उन्होंने ये आरोप मौजूदा मुखिया गीता देवी और उनके पति शंभू गुप्ता पर लगाए हैं। ग्रामीणों ने इस मामले में डीसी को लिखित शिकायत दी है। इसके बाद डीसी ने पंचायती राज अधिकारी को जांच करने का आदेश दिया है। डीसी दिनेश यादव ने कहा कि जन शिकायत के दौरान एक शिकायत मिली थी कि विधायक फंड से पूरी हो चुकी एक योजना के लिए 15वें वित्त आयोग से भी फंड निकाला गया है। पंचायती राज अधिकारी को पूरे मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। सांसद जोबा मांझी गडकरी से मिली, चक्रधरपुर राउरकेला एनएच के चौड़ीकरण की रखी मांग। सिंहभूम की सांसद जोबा मांझी ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। सांसद ने चक्रधरपुर राउरकेला एनएच 320 के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण की मांग को लेकर मंत्री को पत्र सौंपा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अपने संसदीय क्षेत्र से गुजरने वाले एनएच 320D की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए बताया कि करीब 106 किलोमीटर लंबी ये सड़क झारखंड के चक्रधरपुर को ओडिशा के राउरकेला से जोड़ती है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय मार्ग है।
वर्तमान में ये सड़क कई स्थानों पर काफी संकीर्ण है। तीखे मोड़ों के कारण यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। उन्होंने कहा कि इस सड़क पर खासकर सोनुआ, गोइलकेरा, पुसैता व मनोहरपुर जैसे घनी आबादी वाले बाजारी क्षेत्रों में घंटों जाम की स्थिति रहती है, जिससे आम जनता व भारी वाहनों का आवागमन बाधित होता है। जोबा मांझी ने मंत्री से जनहित और क्षेत्र के विकास को देखते हुए NH 320D का प्राथमिकता के आधार पर चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कराने का अनुरोध किया। साथ ही सोनुआ, गोइलकेरा, पुसैता व मनोहरपुर में यातायात सुगम बनाने के लिए फ्लाईओवर या बाईपास रोड स्वीकृत करने की मांग की। जमाबंदी के नाम CI मांग रहे थे रिश्वत, ACB ने दबोचा। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB धनबाद की टीम ने एक बार फिर से गिरिडीह में दबिश दी है। टीम ने यहां बेंगाबाद अंचल ऑफिस में छापा मारा है। टीम ने अंचल के निरीक्षक CI सुरेंद्र यादव और उनके सहयोगी मुकेश कुमार को गिरफ्तार किया है। दोनों को 6,000 रुपये रिश्वत के आरोप में पकड़ा गया है। ये कार्रवाई धनबाद ACB के DSP जितेंद्र कुमार की अगुवाई में की गई है। ACB की टीम के द्वारा बताया गया कि SP ACB के पास लक्ष्मी कुमार वर्णवाल ने आवेदन दिया था। आवेदन में कहा गया था कि लक्ष्मी कुमारी वर्णवाल के नाम से गिरिडीह जिला अंतर्गत बेंगाबाद अंचल के मौजा मोतीलेदा, खाता संख्या 74, खेसरा 4045, रकवा 7.34 डिसमिल जमीन है। उक्त जमीन का दाखिल खारिज करने के लिए LRDC कार्यालय गिरिडीह में आवेदन दिया था। LRDC कार्यालय गिरिडीह द्वारा आवेदन को अंचल कार्यालय बेंगाबाद भेजा गया। जब अंचलाधिकारी से मिले तो उन्होंने मोतीलेदा पंचायत के कर्मचारी सुरेंद्र यादव के पास भेजा। 16 दिसंबर को जब ये कर्मचारी सुरेंद्र यादव से बात की तो दाखिल खारिज के लिए 15,000 रुपये रिश्वत की मांग किया गया। स्कूटी में मारी टक्कर, फिर चलती ट्रेलर को छोड़ फरार हो गया चालक, चाचा भतीजे समेत 3 की मौत। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में बुधवार रात को एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। टाटा कांड्रा मुख्य मार्ग पर टूल रूम के समीप एक अनियंत्रित ट्रेलर ने कई लोगों को रौंद दिया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार ट्रेलर ने सबसे पहले एक स्कूटी को पीछे से जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटी सवार सड़क पर दूर जा गिरा। इसके बाद ट्रेलर चालक चलती गाड़ी को छोड़कर मौके से फरार हो गया और ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क की दूसरी ओर से आ रही एक बुलेट को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में बुलेट सवार चाचा भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान नवीन पाल और उनके भतीजे अभिषेक पाल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों बिष्टपुर पार्वती घाट से एक परिजन की अंत्येष्टि में शामिल होकर घर लौट रहे थे। वहीं स्कूटी सवार गदड़ा मध्य विद्यालय के शिक्षक राकेश राय की भी TMH अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। घटना के संबंध में आदित्यपुर थाना प्रभारी विनोद तिर्की ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर ट्रेलर को जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। इस घटना में 3 लोगों की मौत हुई है। भाजपा नेता ने कहा, झारखंड के संसाधनों पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का कब्जा, SIR के बाद लागू हो NRC। झारखंड में SIR को लेकर राजनीतिक पार्टियों में खींचतान जारी है। इस बीच झारखंड भाजपा के बड़े नेताओं में से एक अनंत ओझा ने कहा है कि SIR के बाद अब NRC लागू करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि संसाधन का उपयोग भारत के नागरिक कर सकें, न कि बांग्लादेशी घुसपैठिए। अनंत ओझा ने उक्त बातें गिरिडीह भाजपा कार्यालय में ETV भारत से बातचीत के दरमियान कहीं। भाजपा नेता अनंत ओझा ने कहा कि 90 के दशक से बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ वे लगातार आवाज उठाते रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी लगातार बदलती रही। वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ये छद्म सेक्युलरवाद राजनीतिक दलों द्वारा लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थन में बयान आते रहे। इन बातों को वे लगातार चुनाव आयोग तक पहुंचाते रहे, लेकिन उस वक्त चुनाव आयोग ने कोई कदम नहीं उठाया था। नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल से पहले अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में विशेष पुनर्निरीक्षण का कार्य हुआ था। शेष आधा दर्जन पर कांग्रेस नेतृत्व वाली गठबंधन के कार्यकाल में SIR हुआ। SIR की प्रक्रिया चुनाव आयोग की सामान्य रूटीन प्रक्रिया है, जिसके तहत सारा काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि इंडिया महागठबंधन के पार्टियों ने घुसपैठियों को संरक्षण दिया है। बड़ी संख्या में फर्जी मतदाताओं का नाम चढ़वाने का काम इंडिया महागठबंधन के पार्टियों के द्वारा किया गया है।
अब जब विशेष वोटर पुनर्निरीक्षण का कार्य चल रहा है तो इन लोगों को डर हो गया है कि फर्जी मतदाताओं का चेहरा सामने आएगा तो वे इंडिया महागठबंधन बेनकाब हो जाएंगे। दरअसल गिरिडीह जिला अध्यक्ष चयन के लिए रायशुमारी करने अनंत ओझा गिरिडीह आए थे। उन्होंने यहां बताया कि जिले में 2 जिला अध्यक्ष होंगे, एक महानगर दूसरा ग्रामीण का। गिरिडीह महानगर में गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र, गांडेय विधानसभा और डुमरी विधानसभा का 3 मंडल शामिल रहेंगे। डायल 112 के रिस्पांस टाइम को और बेहतर करने की कवायद, गृह सचिव ने लिया जायजा। इमरजेंसी सेवा डायल 112 के रिस्पांस समय को और बेहतरीन करने की कवायद शुरू कर दी गई है। नए वर्ष में डायल 112 का रिस्पांस समय 10 मिनट से नीचे लाने का टारगेट रखा गया है। डायल 112 का ग्राउंड वर्क कैसा है और इसमें सुधार की कितनी ज़रूरत है, इसे लेकर गुरुवार को झारखंड सरकार की गृह सचिव वंदना दादेल ने डायल 112 का जायजा लिया। डायल 112 एक ऐसी इमरजेंसी सेवा है जिसके जरिए आपातकालीन स्थिति में लोग पुलिस की मदद पाते हैं। रांची में ही 400 से ज़्यादा कॉल कंट्रोल रूम में आते हैं। इसी बीच अब डायल 112 के रिस्पांस टाइम को और बेहतर करने की कवायद शुरू की गई है। इसे लेकर गुरुवार को झारखंड सरकार की गृह सचिव वंदना दादेल ने रांची के कचहरी चौक स्थित डायल 112 कंट्रोल रूम का ग्राउंड वर्क चेक किया। कंट्रोल रूम में काम करने वाले अधिकारियों ने गृह सचिव को बताया कि वर्तमान समय में डायल 112 का रिस्पांस समय 12 से लेकर 13 मिनट का है। इसे हर हाल में 10 मिनट करने का प्रयास किया जा रहा है। गृह सचिव ने बताया कि डायल 112 के रिस्पांस समय को और कम करने के लिए पुलिस को नए वाहन दिए जा रहे हैं। पुलिस के लिए नए वाहनों की खरीदारी कर ली गई है, जल्दी में उन्हें सौंप दिए जाएंगे। पुलिस के पास जवानों की संख्या बढ़ जाएगी, तब उन्हें वारदात स्थल या फिर जहां से शिकायतें आ रही हैं वहां पहुंचने में सहूलियत होगी, जिसके बाद डायल 112 का रिस्पांस टाइम और कम हो जाएगा। पूरी टीम की कोशिश है कि नए साल से डायल 112 का रिस्पांस टाइम 10 मिनट से नीचे लाना है। डायल 112 का ग्राउंड वर्क जानने के बाद गृह सचिव ने साइबर हेल्पलाइन 1930 के कंट्रोल रूम का भी जायजा लिया। 1930 में साइबर ठगी से संबंधित मामलों की ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जाती है, जिसके बाद साइबर ठगों के द्वारा ठगे गए पैसों को वापस करवाने जैसा काम भी किया जाता है। 1930 की समीक्षा के दौरान गृह सचिव ने पाया कि कंट्रोल रूम में संसाधनों की संख्या और बढ़ानी होगी, क्योंकि इससे जुड़े मामलों की शिकायत काफ़ी ज़्यादा आ रही है। ऐसे में ज़रूरी है कि मैन पावर के साथ साथ 1930 में संसाधन भी बढ़ाया जाए। वन अधिकार कानून के क्रियान्वयन पर झारखंड जनाधिकार महासभा ने उठाए सवाल, सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन को लेकर झारखंड जनाधिकार महासभा ने राज्य सरकार और वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। महासभा का कहना है कि कानून लागू हुए 17 साल बीत जाने के बावजूद झारखंड के वन आश्रित समुदायों को आज तक इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाया है। झारखंड जनाधिकार महासभा ने एक प्रेस वार्ता के जरिए बताया कि वन अधिकार कानून का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान धारा 3(1) झ के तहत सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन का अधिकार है। इसके बावजूद राज्य में अब तक एक भी सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है। महासभा का आरोप है कि वन विभाग के लगातार हस्तक्षेप और विरोध के कारण कानून की मंशा के अनुरूप क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। बताया गया है कि जंगल उपयोग से जुड़े सामुदायिक अधिकार पत्रों में अधिकार क्षेत्र की कटौती की जा रही है, जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। वहीं आजीविका के लिए वन भूमि उपयोग से संबंधित व्यक्तिगत अधिकार पत्रों को भी बड़े पैमाने पर निरस्त या सीमित किया जा रहा है। महासभा ने वन अधिकारों को निहित करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। कानून के अनुसार ग्राम सभा, अनुमंडल स्तरीय समिति और जिला स्तरीय समिति की भूमिका तय है, जिसमें ग्राम सभा को सर्वोच्च माना गया है, लेकिन व्यवहार में प्रशासनिक अधिकारी ग्राम सभा को निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आरोप है कि अनुमंडल और जिला स्तरीय समितियां वन विभाग की सिफारिशों के आधार पर निर्णय ले रही हैं, जो नियमों का उल्लंघन है। भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया को लेकर भी गंभीर अनियमितताओं की बात सामने आई है। नियमों के अनुसार ये कार्य ग्राम सभा और वन अधिकार समिति द्वारा किया जाना है, लेकिन वन विभाग कथित तौर पर बिना अधिकार के दावों का सत्यापन कर प्रतिकूल रिपोर्ट सौंप रहा है, जिसके आधार
पर दावे खारिज किए जा रहे हैं। झारखंड जनाधिकार महासभा ने सरकार से मांग की है कि चुनावी वादों के अनुरूप वन अधिकार कानून को ईमानदारी से लागू किया जाए। सभी लंबित दावों पर समयबद्ध निर्णय लेते हुए व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार पत्र जारी किए जाएं। इसके साथ ही वन विभाग के गैर कानूनी हस्तक्षेप पर रोक लगाने और ग्राम सभा के अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करने की मांग भी की गई है। बोकारो थर्मल पावर प्लांट होगा बंद, गहरा सकता है बिजली संकट। दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी मुख्यालय कोलकाता से आए एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन पीपी शाह ने बोकारो थर्मल प्लांट और ऐश पॉन्ड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ऐश पॉन्ड की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। पीपी शाह ने कहा कि बोकारो थर्मल के ऐश पॉन्ड से राख यानी ऐश की ट्रांसपोर्टिंग पिछले लगभग 4 महीनों से बंद है। कभी स्थानीय आंदोलन के कारण तो कभी ठेकेदार की लापरवाही से ये कार्य ठप पड़ा है। अगर ये कार्य शीघ्र सुचारू नहीं हुआ तो 500 मेगावाट क्षमता वाले बोकारो थर्मल प्लांट को बंद करना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐश पॉन्ड पूरी तरह भर चुका है। प्लांट बंद होने से बिजली उत्पादन प्रभावित होगा, जिसका असर झारखंड सहित 5-6 राज्यों में बिजली आपूर्ति पर पड़ेगा और बिजली संकट उत्पन्न हो सकता है। पहले भी राख ट्रांसपोर्टिंग नहीं होने से प्लांट करीब 120 दिनों तक बंद रहा था, जो देश, राज्य और आम लोगों के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। पीपी शाह ने बोकारो थर्मल को देश के सर्वश्रेष्ठ प्लांट्स में गिनते हुए कहा कि ये बिजली उत्पादन के क्षेत्र में टॉप 5-10 प्लांट्स में शामिल है और कई अवार्ड भी जीत चुका है। प्लांट बंद होने से स्थानीय लोगों के रोजगार पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। निरीक्षण के बाद पीपी शाह ने डीवीसी अधिकारियों के साथ बैठक की और प्लांट को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान वरिष्ठ महाप्रबंधक सह परियोजना प्रधान सुशील कुमार अर्जरिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। तो ये थी आज की झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।